लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि आज की दुनिया में तर्क और बहस की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। लेखक ने अपने कॉलेज के दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में तर्क वितर्क को बहुत महत्व दिया जाता था। वहां छात्र न सिर्फ एक दूसरे से बहस करते थे, बल्कि क्लासिक्स पढ़कर विभिन्न विचारों को समझने की कोशिश करते थे। ये सब किसी विचारधारा थोपने के लिए नहीं, बल्कि सोचने और सवाल उठाने की क्षमता विकसित करने के लिए होता था। लेख में कहा गया है कि पश्चिमी सभ्यता की आत्मा तर्क है, चाहे वो सुकरात का सवाल पूछना हो या बाइबल में अब्राहम का भगवान से बहस करना। छात्रों को ये सिखाया जाता था कि असहमति से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसके साथ संवाद करना चाहिए। लेकिन आज अमेरिका में उच्च शिक्षा का ढांचा बदल रहा है। छात्र अब विचार समझने के बजाय सिर्फ डिग्री पाने के लिए पढ़ते हैं। पहचान को इतना महत्वपूर्ण बना दिया गया है कि उससे जुड़े सवालों पर बहस करना भी कठिन हो गया है। डिजिटल दुनिया ने भी लोगों को अपनी अपनी सोच की अलग बुलबुलों में बांट दिया है। इससे मानसिक और राजनीतिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा है। लेखक का मानना है कि अगर हम पहले तर्क और साझा विचारों की संस्कृति नहीं छोड़ते, तो ये बदलाव शायद इतने नुकसानदायक ना होते। लेख में चार्ली क्रिक का उदाहरण दिया गया है। किर्क बहस करता है, लेकिन उसके तरीके असली संवाद नहीं हैं। फिर भी वो युवाओं में लोकप्रिय हुआ, क्योंकि आज के कैंपस में प्रगतिशील विचारधारा का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा है। लेकिन लेखक का कहना है, असली परंपरा सवाल करने और असहमति से सीखने की है, ना कि सिर्फ अपने विचारों को साबित करने की। इस लेख के जरिए ये कहा गया है कि जब समाज तर्क, बहस और विचार विमर्श को छोड़ देता है, तो अराजकता फैलती है। असहमति से डरने की बजाय उसे समझना और संवाद करना जरूरी है। तभी समाज स्वस्थ, न्यायपूर्ण और खुले विचारों वाला रह सकता है। वरना खाली जगह हिंसा और अज्ञान से भर जाएगी। द गार्जियन में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अमेरिका के प्रशांत महासागर में स्थित क्षेत्र गुआम पर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत से खतरा मंडरा रहा है। गुआम में करीब 1,70,000 लोग रहते हैं और यहाँ की आम जनता ज्यादातर महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों को लेकर चिंतित रहती है। लेकिन हाल ही में चीन की सैन्य परेड में गुआम किलर नाम के हथियार को दिखाए जाने के बाद लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ये हथियार अमेरिका के गुआम क्षेत्र को सीधे निशाना बना सकता है। लेख में बताया गया है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस, उत्तर कोरिया और ईरान के नेताओं के साथ दिखाई दिए, जिससे राजनीतिक और सैन्य गठबंधन को खतरा बढ़ गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर चीन ताइवान पर कब्जा करता है, तो गुआम युद्ध का मोर्चा बन सकता है। अमेरिका ने गुआम की रक्षा के लिए उन्नत मिसाइल और वायु सुरक्षा प्रणाली पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन ये योजना पूरी होने में 10 साल लग सकते हैं। गुआम के कुछ लोगों का मानना है कि ये खतरा असली है और सबको सतर्क रहना चाहिए। वहीं स्थानीय अधिकारी भरोसा दिलाते हैं कि सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं और जनता को शांत और जागरूक रहना चाहिए। लेख का मुख्य संदेश ये है कि गुआम जैसी रणनीतिक जगहों पर सुरक्षा की तैयारी जरूरी है, क्योंकि चीन की सैन्य ताकत और उसके सहयोगी देशों से बने नए गठबंधन और वैश्विक राजनीति को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही ये दिखाता है कि भले ही आम लोगों की प्राथमिकताएं रोजमर्रा की समस्याएं हों, लेकिन बाहरी खतरों से निपटने के लिए सतर्कता आवश्यक है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि अफ्रीका के छोटे देश मलावी में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे समय जब देश गंभीर आर्थिक संकट और जलवायु आपदाओं से जूझ रहा है। पिछले साल आई भीषण सूखे और चक्रवात ने फसलें तबाह कर दी, जिससे महंगाई बढ़ गई और खाने पीने की चीजें आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई। पेट्रोल की किल्लत और महंगे बीज खाद ने किसानों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। ऐसे में देश की जनता के सामने ये चुनाव सिर्फ सत्ता बदलने का मामला नहीं, बल्कि जीने मरने का सवाल बन गया है। इस चुनाव में
मुख्य मुकाबला मौजूदा राष्ट्रपति लाजरस चकवेरा और पूर्व नेता पीटर मुथारिया के बीच है। चकवेरा अपने विकास कार्यों और इंफ्रास्ट्रक्चर के वादे के साथ दोबारा जीतना चाहते हैं, जबकि मुथारिया अपने पुराने कार्यकाल की आर्थिक उपलब्धियों का हवाला देकर वापसी की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों नेताओं पर भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगे हैं, जिससे जनता का भरोसा डगमगाया है। वहीं पूर्व राष्ट्रपति जोएस बंडा भी चुनाव मैदान में हैं, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने की बात कर रही हैं। लेख में यह भी बताया गया है, मलावी की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद पर निर्भर है और कर्ज के बोझ तले दब रही है। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और खाद्य संकट के चलते लोग नाराज हैं। जलवायु संकट यहाँ की बड़ी चुनौती है, क्योंकि अधिकांश लोग खेती पर निर्भर हैं और प्राकृतिक आपदाएं उनकी रोजी रोटी छीन लेती है। जलवायु बदलाव से निपटने के लिए सरकारी योजनाएं अभी भी अधूरी हैं। मलावी के लोगों के लिए चुनाव सिर्फ राजनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि जीवन और सुरक्षा से जुड़ा सवाल है। नेताओं के वादों और भ्रष्टाचार से निराश जनता अब ऐसे उपाय चाहती है जो आर्थिक संकट और जलवायु आपदा से राहत दे सके। अल जजीरा का ये लेख दिखाता है कि अफ्रीका जैसे गरीब देशों में चुनाव का असली सवाल है, क्या नया नेतृत्व लोगों की जरूरतों को समझेगा और उन्हें बेहतर जीवन की राह देगा। बीबीसी में प्रकाशित लेख में बताया गया है कि गजा में युद्ध के बीच इजराइल धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ता जा रहा है। कई देश अब फलस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की तैयारी कर रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा समेत कई देशों ने कहा है कि वो इसके पक्ष में कदम उठाएंगे। खाड़ी देशों में भी इजराइल के खिलाफ नाराजगी दिख रही है और वो अपने संबंधों पर दोबारा विचार कर रहे हैं। यूरोप में बेल्जियम, स्पेन जैसे देशों ने इजराइल से व्यापार और राजनीतिक सहयोग सीमित करने के कदम उठाए हैं। कई जगहों पर खेल और सांस्कृतिक आयोजनों से भी इजराइल को अलग करने की अपील हो रही है। लेख में कहा गया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार की नीतियों के चलते वो दक्षिण अफ्रीका के दंगभेद वाले दौर जैसा अलगाव झेल सकता है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका का समर्थन अभी इजराइल को मजबूत बनाए हुए है, इसलिए ये संकट पूरी तरह अटल नहीं है। कई देशों में प्रतिबंधों को लेकर मतभेद है और यूरोपीय संघ में सामूहिक कार्रवाई करना आसान नहीं है। फिर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इजराइल की स्थिति पहले जैसी नहीं रही और उसे अपनी कूटनीति पर पुनर्विचार करना होगा। लेख का मुख्य संदेश ये है कि गजा में जारी युद्ध ने इजराइल को नैतिक और राजनीतिक रूप से चुनौती दी है। दुनिया के कई हिस्सों में इजराइल की आलोचना हो रही है और उसे अलग थलग करने की कोशिशें बढ़ रही हैं। फिर भी अमेरिका का समर्थन उसे अभी तक कूटनीतिक संकट में पूरी तरह डूबने से रोक रहा है। लेकिन अगर यही हालात बने रहे तो इजराइल को गंभीर अंतर्राष्ट्रीय दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लेख ये भी समझाता है कि दुनिया अब ऐसे कदम उठा रही है जो पहले सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ देखे गए थे, जिससे इजराइल की नीतियों पर सवाल उठ रहे हैं। द हिंदू में प्रकाशित संपादकीय में बताया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच खेल, खासकर क्रिकेट, राजनीति से पूरी तरह अलग नहीं है, लेकिन इसे संघर्ष का मैदान नहीं बनाया जाना चाहिए। एशिया कप के भारत पाकिस्तान मैच से पहले कुछ नेताओं ने इसे राष्ट्रीय भावना का अपमान कहा और मैच रद्द करने की मांग की। भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जिससे खेल की सौहार्दपूर्ण परंपरा पर सवाल उठे। लेख में कहा गया है कि इससे खेल को राजनीति का हथियार बना दिया जाता है, जबकि खिलाड़ियों का असली काम आपसी भाईचारे और खेल भावना को बढ़ावा देना है। संपादकीय में यह भी कहा गया है कि बीसीसीआई जैसे खेल संगठन लंबे समय से सरकार के प्रभाव में काम कर रहे हैं, जिससे खेल प्रशासन का नुकसान हो रहा है। क्रिकेट का इतिहास बताता है कि इसका उपयोग कभी औपनिवेशिक भारत में सत्ता की राजनीति के लिए हुआ था और आज भी विभाजन की यादें इसके साथ जुड़ी हैं। इसके बावजूद क्रिकेट ने कई बार भारत पाकिस्तान के बीच संपर्क का पुल बनाया है, लेकिन अब खिलाड़ियों को सैनिकों की तरह पेश किया जाता है, तो ये परंपरा खत्म होती जा रही है और खेल का उद्देश्य भी कमजोर पड़ता है। लेख का मुख्य संदेश ये है कि खेल राजनीतिक मुद्दों से प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उन्हें युद्ध जैसी स्थिति में बदल देना गलत है। खिलाड़ियों को अपनी भूमिका समझते हुए शिष्टाचार और मैत्री भाव बनाए रखना चाहिए।
ताकि खेल मैदान में प्रतिद्वंदिता तो हो, लेकिन नफरत और हिंसा नहीं। लेक खेल को राजनीति से जोड़ने की बजाय उसे इंसानियत और भाईचारे का जरिया मानने की सलाह देता है। यही खेल का असली अर्थ है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए। लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every